स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने देखिए उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और अभी 2-4 दिन पहले जो है अखबार में सूचना भी मिली कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आ रही है। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती आ रही है, आप लोग तैयारी में जुट गए होंगे। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी हमें एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए, जिससे हमें समझ में आए कि उत्तर प्रदेश लेखपाल में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछले वर्षों में। तो उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को एक नई धार देने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल में 5200 पद आ रहे हैं। तो और भर्ती में फॉर्म कितने पड़ेंगे आप जानते होंगे, कम से कम 40 से 50 लाख के बीच में फॉर्म पड़ेंगे। तो 40 से 50 लाख फॉर्म में 5200 में एक स्थान बनाने के लिए आपको पिछले वर्षों के पेपर का अवलोकन करते हुए अपनी तैयारी को नई दिशा देने के लिए जुट जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही दिमाग और ध्यानपूर्वक हमें पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी और सही रणनीति पर हमें चलना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हमें पढ़ाई करनी है। आज मैं इस वीडियो में जो है हिंदी की चर्चा करूंगा। जो 25 क्वेश्चन 2015 में पेपर हुए थे, 25 क्वेश्चन हिंदी का आया था। तो हिंदी के 25 क्वेश्चन की चर्चा जो है इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं अधिक देरी न करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है जानवर को दवाई देना, बी है बड़े प्राणी को सांत्वना देना, सी है बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, डी है बहुत अधिक खाने वाले को कम भोजन देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक खाने वाले को कम भोजन देना ही ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जूते चाटना, जूते चाटना का अर्थ क्या होगा? तो जूते चाटना का अर्थ ऑप्शन नंबर ए है घूस देना, बी है जूतों को चमकाना, सी है खुशामद करना, डी है इधर उधर घूमना। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। आगे चलते हैं, काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार की जब चर्चा करूं तो अलंकार देखिए, इसमें जो है घटा शब्द 2 बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है। देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है। तो जहां पर एक शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। देखिए, इसका अर्थ होगा काली घटा, जो बादल है वो जो बादल घटा के रूप में लग जाते हैं उसे कहते हैं घटा। तो काली घटा थी और उसका घमंड जो है घट गया। एक तो घटा बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है, एक घटा कम होने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ पर 2 अर्थ प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? तो यमक अलंकार होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए है वियोग श्रृंगार रस, बी है शांत रस, सी है संयोग श्रृंगार रस, बी डी है वीर रस। तो देखिए, अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी। तो यहाँ पर जो है, जो ग्वाल बालाएं हैं वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद हमारे आँख जो है हरि दर्शन के लिए भूख गई हैं, अर्थात वियोग हो गया है उनका, भगवान से उनका दूरी, भगवान उनसे दूर हो गए हैं, वियोग हो गया है, अर्थात यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस, जहाँ पर संयोग की बात होती है वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में तत्भव शब्द का चयन करिए। जो तत्भव शब्द होता है, तत्भव, तत्भव मतलब होता है अशुद्ध, एक तरीके से अशुद्ध शब्द को तत्भव कहते हैं। जो शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो तत्भव है। जो संस्कृत शब्द होते हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तत्भव शब्द है वो है प्यास। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्यास। ठीक है, प्यास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, आंसर है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उदय शब्द का विलोम शब्द उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय का बहुत ही आसान विलोम शब्द होगा, उदय का होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, अभी देखिए तत्भव शब्द आया था, अब देखिए तत्सम शब्द आ गया है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं जो शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए अटारी है, बी है निकृष्ट, सी है गहरा, डी है तीखा। तो देखिए हमें देखने से ही पता चल रहा है कि निकृष्ट जो है तत्सम शब्द दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह संस्कृत निष्ठ है। आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन नंबर ए है मैंने एक पेड़ काट लिया, बी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, सी है मैं आपका आभारी हूँ, डी है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। क्योंकि देखिए जैसे कहा जाए कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो भविष्य की ही बात हो रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारक चिन्ह का मेरा एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से बताया हूँ कौन सा कारक है। तो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें जो है अधिकरण कारक होगा। ठीक है, कारक चिन्ह आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है अधिकरण कारक है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है मैं बहुत अधिक समझाऊंगा नहीं, आप केवल क्वेश्चन आंसर देखिए और मेरे वीडियो सीरीज आते रहेंगे पढ़ने वाला। एक क्वेश्चन आंसर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसका आंसर मैं बता रहा हूँ और आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप कहाँ तक हैं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए मोटे जो शब्द मोटे अक्षर में जो छपा हुआ है वो है अत्याधिक। तो अत्याधिक नहीं होता है दोस्तों, ये होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहाँ है, एक मिनट, यहाँ है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा अत्यधिक। इसका जो राइट आंसर है आप लोग बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कौन सा? डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? देखिए त्रिवेणी शब्द, इसमें देखिए त्रिवेणी है, आगे त्रि शब्द आ रहा है, प्रथमम जो संख्यावाची शब्द आता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर बहुत ही आसान है, द्विगु समास होता है। त्रिवेणी का जब आप जो है वो करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो आएगा तीन नदियों का समूह। तो यहाँ पर जो है जब समूह की बात होती है और एक पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। कहा जाता है कि विदुषी, वह एक विदुषी कवि है। तो स्त्रियों के लिए जो विद्वान शब्द प्रयोग किया जाता है वह होता है विदुषी। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। दोस्तों कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका बहुवचन नहीं बनता है, इसी तरीके से चाकू शब्द का भी बहुवचन नहीं होता है। चाकू का ना ही चाकुओं होगा, ना ही चाकुओं होगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चाकू का चाकू ही आंसर होता है। आगे चलते हैं। माता जी को क्या है? माता जी को निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। माता जी को क्या होता है? माता जी को प्रणाम किया जाता है। ठीक है, माता जी को प्रणाम किया जाता है। आगे चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है क्या कहलाता है? तो देखिए कोई व्यक्ति जब आता है और उसके आने का दिन और समय नहीं निश्चित होता है तो उसे कहते हैं अतिथि, जो जिसकी तिथि निश्चित न हो। ठीक है, 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहुत ही आसान है। स्वच्छ शब्द का, स्वच्छ मतलब निर्मल, पवित्र, यही सब होता है। ठीक है, नीरज का मतलब होता है कमल, नीरद का मतलब होता है बादल, नीरद का मतलब होता है बादल। ठीक है, पंकिल का अर्थ होता है कीचड़, इसी तरीके से होता है। तो स्वच्छ का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निर्मल। निर्देश है
निम्नलिखित प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा गया है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और एक प्रमत्त का अर्थ होता है उन्मत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, प्रमत्त का एक अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और एक अर्थ होता है उन्मत्त। ठीक है, आगे है कनक धतूरा लिखा गया है। एक कनक का शब्द होता है धतूरा, कनक का अर्थ होता है धतूरा, और एक कनक का क्या अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है सोना। दोस्तों बहुत ही फेमस उदाहरण है यमक अलंकार का, कनक कनक ते सौ गुनी माँ दखताय अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें जो है यमक अलंकार होता है, और बहुत ही फेमस उदाहरण है, हम लोग बचपन में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो। 19वां क्वेश्चन है रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा रीति धन अनुसार। रीति धन अनुसार, देखिए अंत में ई शब्द आ रहा है ती में, जब छोटी ई की मात्रा है तो मतलब छोटी ई आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है, छोटी ई और आ मिल करके क्या बना देंगे, तो यह बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ई को यणची यण स्वर संधि है। ठीक है, रीति धन अनुसार, रीत्य अनुसार। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप विकल्प ए बी सी में उत्तर दें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी सही उत्तर होगा। तो देखिए 20वां क्वेश्चन है मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं नहीं बल्कि खरीदनी है। ठीक है, लीची खरीदी जाती है बल्कि खरीदने नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए आप लोग अगर हिंदी भाषी छात्र हैं और हिंदी बोलते हैं तो आप लोग जानते होंगे, बोला जाएगा अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो। ये नहीं बोला जाएगा अपने अपने किताबें, नहीं बल्कि बोला जाएगा अपनी अपनी किताबें, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर ए है। बी है वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर सी है वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। डी है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण के साथ, सप्रमाण का मतलब होता है प्रमाण के साथ, तो यहाँ पर आगे के साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ये देखिए आपको बोलने में भी गलत लग रहा होगा। सी है वह सप्रमाण सहित, मतलब प्रमाण अगर सप्रमाण है तो इसका मतलब ही है प्रमाण सहित, तो आगे सहित लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो यही ऑप्शन नंबर डी आपको सही लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी। तो अभी बताया मैंने कि महिला के लिए, विद्वता के लिए विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वह एक विदुषी महिला थी, यह बहुत ही सही वाक्य है और आपको लग भी रहा होगा कि यह वाक्य सही है। आगे चलते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सहायक। क्या कहते हैं, सहायक। ठीक है, आगे है 25वां क्वेश्चन है भला चाहने वाला। तो भला जो चाहता है उसे न पुण्यात्मा नहीं कहते हैं, ये गलत होगा, पुण्यात्मा उसे नहीं कहते हैं, उसे हितैषी भी नहीं कहते हैं, सहायक भी नहीं कहते हैं। हितैषी कहते हैं हित चाहने वाले को, और भला चाहने वाले को जो है निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है वो भला चाहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर है, निस्वार्थ है। आयोग के द्वारा जितने भी आंसर दिए गए थे, मैं वही आंसर आपको सही बताया हूँ। अगर इसमें से कोई त्रुटि आपको लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आगे जो है
मैं जो है जीएस का भी क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश लेखपाल में जीएस आता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए शुभकामनाओं सहित। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूं कि आप लोग सभी लोगों का चयन हो उत्तर प्रदेश लेखपाल में। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।